हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में दो चार्ज कंडक्टर के बीच में किस तरह से एक मूविंग चार्ज बिहेव करता है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, है ना। मूविंग चार्ज के बारे में, दो कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर, उसके बीच में अगर किसी मूविंग चार्ज को रखते हैं, जो डायनेमिक चार्ज है उसको रखते हैं, तो वो किस तरह से बिहेव करता है उसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और आईआईटी और नीट के बच्चों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का जो लेक्चर होने वाला है, इलेक्ट्रिक चार्जेज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसी को हम लोग कहते हैं लाइंस ऑफ फोर्सेज, लाइंस ऑफ फोर्सेज। ओके, चलिए ठीक है। अभी तक आप लोग क्या देख रहे थे? अभी तक आप लोगों ने इस तरह से देखा था कि अगर यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है ना, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा इस तरह से होगा, इज इक्वल टू कितना होता है KQ/R², है ना। अगर वही माइनस क्यू चार्ज होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ये उल्टा करते हैं, प्लस क्यू का तो ये होगा और माइनस क्यू होगा तो 2R होगा, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? R² का होता है। तो इतनी बातें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। अगर आप लोग जो लेक्चर वो रेगुलरली देख रहे होंगे तो आपको ध्यान होगा। देखिए यहाँ पर कोई चार्ज है प्लस क्यू, और इसके ऊपर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा, किस तरह से बनाएगा? क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है ना। तो जो फैराडे साहब थे, एक साइंटिस्ट थे, फैराडे नाम था, है ना, उन्होंने कहा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरह से, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन थ्रू पिक्चर्स, ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है। इस तरह से कुछ रिप्रेजेंटेशन बनाया था। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एरो का जो लेंथ है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। निकट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो दिख रहा है उसके एरो का जो लेंथ है वो क्या है, एरो का जो डायरेक्शन है, एरो का जो डायरेक्शन है क्या है, आउटवर्ड है, और एरो का जो लेंथ है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एरो का जो लेंथ है वो क्या रहा, धीरे धीरे घट रहा है। एरो का लेंथ धीरे धीरे घट रहा है और उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, हमेशा आउटवर्ड दिखा रहा है कि नहीं। तो देखिए जो एरो का लेंथ जहां पर बड़ा है, जैसे मान लीजिए निकट में जाके देखते हैं इस पॉइंट पे, ये सब पॉइंट पे जाके देखिएगा तो यहाँ पर जो एरो है वो बड़ा बड़ा एरो है कि नहीं। तो जहां पर एरो का लेंथ बड़ा है, एरो का लेंथ बड़ा है, लेंथ बड़ा है, वहां पर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इसका हाई हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड इसका हाई हो जाएगा, है ना। वैसे ही आप लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग चार्ज के निकट में कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो उस चार्ज की वजह से उस टेस्ट चार्ज पर इंटरेक्शन ज्यादा लगेगा, या तो वो अट्रैक्टिव लगे या फिर रिपल्सिव लगे, डजंट मैटर, बट वहां पर इंटरेक्शन ज्यादा हो, है कि नहीं। वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके क्लोजर एंड में होगा, चूंकि आपको रिलेशन बताया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ R² है। तो जैसे जैसे R होगा दूर, जैसे जैसे हम पॉइंट चार्ज को दूर लेके जाएंगे
वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो क्या होगा, घटेगा। और जैसे जैसे इसके निकट आएंगे, इस चार्ज के निकट आएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा। तो इन सारे चीजों के बारे में बात किए थे पहले भी और अभी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्चर के माध्यम से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब बार बार तो ये संभव होगा नहीं, बार बार इस तरह से बनाना संभव है। ये रेडियली क्या कर रहा है, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। कब आउटवर्ड होगा, जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा तब ये रेडियली आउटवर्ड ओरिजिनेट करेगा। अब बार बार इतना बनाना तो संभव नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी को डायरेक्टली एक जनरलाइज फॉर्म में इस तरह से बना देते हैं। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के केस में कुछ ऐसा हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं पॉजिटिव चार्ज में। हाँ तो बढ़िया है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर तो आप देखिए, अगर ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर एरो तो अलग अलग है नहीं, तो डायरेक्शन तो आउटवर्ड है। चलिए डायरेक्शन तो पता चल रहा है, मतलब जो बिहेवियर है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि बिहेवियर कैसा है, रेडियली आउटवर्ड है। बट मैग्नीट्यूड यहाँ से कैसे पता करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बताए थे इस एग्जांपल में कि निकट में जो एरो है वहां पर एरो बड़ा है, इसलिए वहां पर मैग्नीट्यूड ज्यादा है। यहाँ पर तो एरो पूरा यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, तो यहाँ पर तो हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में कैसे कमेंट करेंगे। तो इसका एक तरीका है कि अगर आप इसके क्लोजर एंड पर देखिएगा, यहाँ पर इस एंड पर देखिए, इस चार्ज के सरफेस के निकट, ये जो चार्ज प्लस की दीवार है इसके सरफेस के निकट में देखिए, तो वहां पर देखिएगा तो क्या है कि जो एरो का डेंसिटी है, एरो का जो डेंसिटी है वो कैसा है, वो ज्यादा है। एरो डेंसिटी यहाँ पर क्या है, हाई है। अगर निकट में एरो का डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या होगा, हाई होगा। देख रहे हैं ना। अब जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, ये जो एरो के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, कम है, क्लोजर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं निकट में डिस्टेंस यहाँ पर क्लोजर है कि नहीं, क्लोजर है। बट जैसे जैसे हम लोग दूर बढ़ रहे हैं, दो एरो के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो यहाँ पर इसका जो फील्ड होगा, मैग्नीट्यूड है, वो क्या होगा, घटेगा। मतलब इस पॉइंट पर इसका मैग्नीट्यूड रिलेटिवली कम होगा एज कंपेयर टू यहाँ पर इस पॉइंट पर। तो ये बातें समझ में आई होगी आपको, है कि नहीं। जिस तरह से यहाँ पर प्लस क्यू के लिए देखते हैं, वैसे ही माइनस क्यू के लिए हम लोग देख सकते हैं कि अगर माइनस क्यू चार्ज हो, ठीक है, अगर माइनस क्यू चार्ज हो तो यहाँ पर जो एरो का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा, है ना। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे इनवर्ड होगा, इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। हाँ जी बढ़िया है, चलिए वेरी गुड, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा निगेटिव चार्ज के केस में। तो यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। अच्छा, आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ एरो देखते हैं क्या? अगर कहीं पर प्लस क्यू चार्ज हो, कहीं पर माइनस क्यू चार्ज हो, तो वहां पर ऐसा कुछ एरो दिखता है? नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि ये सब जितना भी एरोज है, ये जो भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम लोग दिखा रहे हैं, वो कैसा है, इमेजिनरी लाइंस, एक काल्पनिक लाइंस के माध्यम से बताते हैं कि अगर लाइंस इस तरह से होंगे तो वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा समझेंगे, मैग्नीट्यूड ज्यादा समझेंगे, और अगर ऐसा कुछ एरो होगा तो वहां पर मैग्नीट्यूड को कम समझेंगे। हम लोग सिर्फ इसको स्टडी और एनालिसिस के व्यू से इस चीज को हम लोग यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बट एक्चुअल उसका है नहीं। एक्चुअली में क्या है, हम लोग वहां पर कोई टेस्ट चार्ज ले जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज है, वो गेट के उधर छिपा हुआ है, तो हमको तो दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर टेस्ट चार्ज को रखेंगे और उसके रेडार में रखेंगे, उसके फील्ड में रखेंगे, तो जो हिडन चार्ज है उसकी वजह से कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा, या तो रिपल्सन हो या फिर अट्रैक्शन हो, तो कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा ना। तो वो इंटरेक्शन के अनुसार हम लोग ये एनालाइज कर सकते हैं कि
कि कितने दूरी पर हम इस टेस्ट चार्ज को रखे हैं। बातें समझ में आई? चलिए अब इसका डिफिनीशन एक लिख लेते हैं, इसी चीज को जो भी बता रहे हैं आपको, इसको हम लोग डिफिनीशन फॉर्मेट में लिख लेते हैं। देखिए क्या है, डिफिनीशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और imaginary lines, imaginary lines in a region of a space time, किसी भी स्पेस टाइम, किसी भी स्पेस में ले लें, स्पेस टाइम, in a region of a space time, ठीक है, along which if electric field lines are imaginary lines in a region of a space time, किसी भी स्पेस टाइम में उसको ले सकते हैं, along which if a positive फ्री पॉजिटिव चार्ज, जैसे अभी अगर आपसे बात करें यहाँ पर मान लेते हैं कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं प्लस क्यू नॉट, छोटा सा बच्चा सा चार्ज रख देते हैं यहाँ पर क्यू नॉट को, है ना, टेस्ट चार्ज इसको रख देते हैं, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो यहाँ पर पहले टेस्ट चार्ज पर रख दिए प्लस क्यू नॉट को, अगर यहाँ पर रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, बाहर की तरफ ओरिजिनेट करेगा, है ना। तो वहां से देख के कह सकते हैं कि जो प्लस क्यू है उसका बिहेवियर क्या है, आउटवर्ड है कि इनवर्ड है। ए फ्री पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ इट अलाउड टू डू सो, अगर उसको हम अलाउ करते हैं फ्री चार्ज को इसके रडार में या इसके रेंज में रखते हैं तो उसका बिहेवियर पता चल जाएगा, है ना। इसी चीज को यहाँ पर हम एक्सप्लेन किए थे, चलिए इसको नोट करिए। अब हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, चलिए देखते हैं। चलिए हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए पहला प्रॉपर्टी क्या है, वही जो ही बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमेशा कहां से ओरिजिनेट होता है, प्लस से, और टर्मिनेट कहां करेगा, कहां पर जाके मिलेगा, माइनस में, माइनस क्यू पे जाके टर्मिनेट करता है। ओके, सो प्रॉपर्टी नंबर 1 इसको मान लेते हैं P1 मानते हैं, प्रॉपर्टी 1, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always means at any condition, field lines always originates from प्लस क्यू चार्ज से हमेशा ओरिजिनेट होता है एंड टर्मिनेट एट माइनस क्यू चार्जेज। मतलब समझे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा कहां से ओरिजिनेट होगा, प्लस क्यू से ओरिजिनेट होगा, एंड दे विल
terminate at minus q charge. Okay, so something like this. This is plus q and this is minus q, and electric field lines started originating from plus q and terminating at minus q. This will be the pictorial representation. Okay. Property number 2. Discuss what property number 2. Let's property number 2. Okay. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्मेशन नहीं करता है कि नहीं, तो इसको लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्मेशन नहीं करता। आप देख रहे हैं यहां से इस तरह से लीनियर फॉर्मेशन हो रहा, जैसे आप लोग मैग्नेट में भी अगर आपको आइडिया होगा, है ना, तो ऐसा मैग्नेट में होता है कुछ, यहाँ पर होता है नॉर्थ पोल और यहाँ पर होता है साउथ पोल। और मैग्नेट में आप देखते होंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ से ओरिजिनेट होगा एंड यहाँ पर आगे इस तरह से लूप फॉर्मेशन करेगा, है ना। इस तरह से इसका लूप फॉर्मेशन होता है किसमें, इन द केस ऑफ मैग्नेट में, है ना। मैग्नेटिज्म ये सब चीज आप लोगों को पढ़ाएंगे, वहां पर बेहतर समझ में आएगा। बट यहाँ पर इतना ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी 3 देखिए क्या है। प्रॉपर्टी 3 कहता है कि ये कभी भी स्पेस में टर्मिनेट नहीं करेगा। जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यहाँ पर देखिए आप, ये कभी भी स्पेस में टर्मिनेट करेगा ही नहीं, भले उसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम हो जाए, प्लस क्यू है। अब धीरे धीरे इस तरह से फील्ड लाइंस है, ये कभी भी स्पेस में जाकर टर्मिनेट नहीं करेगा। धीरे धीरे इसका लाइन जो है उसका प्रभाव धीरे धीरे कमेगा, है कि नहीं, बट ये टर्मिनेट नहीं करेगा। मतलब इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। टर्मिनेट मतलब इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, इस तरह से चलते चल जाएगा, ये ऐसा ही है, ठीक है। तो दे नेवर गेट्स टर्मिनेटेड इन स्पेस, ये कभी भी स्पेस में टर्मिनेट नहीं करता, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इट नेवर गेट्स टर्मिनेटेड इन स्पेस। स्पेस मतलब जहां पर हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उसी को स्पेस बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी स्पेस में टर्मिनेट नहीं करता, भले उसका इन्फ्लुएंस, उसका जो इम्पैक्ट है, उसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कमेगा, ऑब्वियस ही है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद आर स्क्वायर। और इसका आप लोग ग्राफ भी देखे थे, तो कभी टर्मिनेट कर रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से है, ऐसा कुछ ग्राफ है, ये कहीं पर टर्मिनेट कर रहा नहीं कर रहा। अगर टर्मिनेट कब बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसा लाइन, ऐसा लाइन यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है, यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर आकर टर्मिनेट किया, इस पॉइंट पर आकर टर्मिनेट किया। बट फिर क्या होगा, इस स्टेज के बाद ये पैरेलली चल जाएगा, इस स्टेज के बाद ये पैरेलली उसके ऊपर चल जाएगा, तो ये कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं, इस तरह से पैरेलल होते चल जाएगा। तो इसी चीज को आपको बोला जा रहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है नेवर गेट्स टर्मिनेटेड इन स्पेस, कभी भी स्पेस में टर्मिनेट नहीं करेगा। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है भाई, बात समझे, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, चलते जाएगा चलते जाएगा। चलिए प्रॉपर्टी 3 है ना। अगला प्रॉपर्टी देखिए, अगला प्रॉपर्टी कहता है कि जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, चार्जेज का। अगर चार्जेज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबरिंग है वो भी बढ़ेगा। चलिए इसको देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 इसमें क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर है वो क्या है? numbers of electric field lines are directly proportional to the magnitude of charges, अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब देखिए कि अगर आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है, हाँ जी है, और यहाँ पर एक चार्ज प्लस 2 क्यू, चलिए ठीक है, एक प्लस क्यू है और दूसरा चार्ज है प्लस 2 क्यू है ना। देखिए अगर यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 2 है, इसको ध्यान से पॉइंट को समझिएगा, ये सब पॉइंट डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में दिख जाता है। ऐसा 2, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 2 है। अब अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसके पास 2 है तो इसके पास हो जाएगा 4, समझे? क्योंकि यहां से डबल हो रहा है ना, प्लस क्यू से प्लस 2 क्यू हो रहा है, तो अगर चार्जेस डबल हो रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होगा? डबल होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर आपके पास ये दिया हुआ है कि प्लस 2 के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 2 है, तो प्लस 2 के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने होंगे? आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलेगा। देखिए अगर वैसा ही कुछ केस मिल जाए, जैसे मान लीजिए कि अगर प्लस 2 क्यू है, हाँ जी है, और यहाँ पर भी क्या है? प्लस 4 क्यू है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस 2 क्यू से प्लस 4 क्यू हो रहा है। अब इसी ऑर्डर में, इसी सीक्वेंस में ये प्रोपोर्शनैलिटी काम करेगा, नहीं समझे? देखिए मान लीजिए इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है प्लस 2 क्यू, अब इसके पास कितना हो जाएगा? क्योंकि 2 से 4 हो रहा है ना, तो इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा कितना होगा? डबल हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, तो हम लोग 8 बोल देंगे, ठीक है। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, काम का पॉइंट है। अब इसी पॉइंट के ऊपर एक छोटा सा हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो ये बात समझ में आया आपको कि अगर चार्जेस डबल हो रहा है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, चार्जेस डबल, यहां से यहां क्या हो रहा है? चार्जेस डबल, ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डबल, चार्जेस डबल तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डबल, यहां पर भी चार्जेस डबल 2 से 4 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 4 से 8। इतनी बातें समझ में आई आपको? चलिए बहुत अच्छा। देखिए इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको बिठाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, Q1 and Q2 are two charges, Q1 and Q2 are two charges such that Q1 and Q2 are two charges such that, इस तरह से दिया हुआ है कि मान लीजिए यहाँ पर है Q1 और यहाँ पर है Q2, ठीक है, हाँ जी है तो है। अब इस तरह से इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यहाँ पर क्या है, सेंटर टू सेंटर लाइन ज्वाइनिंग है, ये क्या है? सेंटर टू सेंटर लाइन ज्वाइनिंग है, ओके। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से हम प्लॉट करते हैं, यहाँ से ओरिजिनेट किया, यहाँ पर आके टर्मिनेट किया, इस तरह से, ओके, ठीक है, ओरिजिनेट किया, टर्मिनेट किया, सही है। ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है आपके पास, ये दिया हुआ कुछ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब यहाँ पूछ रहा है Q1 and Q2 are two charges such that Q1, इस तरह से दिया हुआ Q1 upon Q2 का रेशियो कितना हो, ये आपसे पूछ रहा है। कुछ ऑप्शन है, ऑप्शन में देख लीजिए आप क्या है, ये में मान लेते हैं ऑप्शन है 2, बी में
-2, सी में 1/2 एंड डी में -1/2। ये कुछ 4 ऑप्शन है आपके पास। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, जो प्लस Q1 है वो किस तरह से कैसा चार्ज होगा, क्योंकि वहां से रेडियली आउटवर्ड हो रहा है, ओरिजिनेट कर रहा है बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो निश्चित रूप से जो Q1 होगा वो कैसा चार्ज होगा, वो एक पॉजिटिव चार्ज होगा। ये बातें समझ में आई। अब Q1 से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो Q1 से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 8 ओरिजिनेट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड Q2 पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रहा है। आप Q2 को देख के इसका जो साइन है वो बता सकते हैं कि कैसा चार्ज, किस तरह का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। तो इसको साइन देख के क्या पता चला कि नेगेटिव चार्ज है ना। अब यहाँ पर कितने लाइंस और टर्मिनेट हो रहे हैं, 4 लाइंस हो रहा है ना। अब चूंकि Q2 का जो वैल्यू वो कैसा नेगेटिव है, चूंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रहा है उसके ऊपर आके उसके अंदर घुस रहा है, यहाँ से Q1 से निकला Q2 के अंदर आके घुस गया। तो ये बातें दिख रही है आपको। तो Q1 कितना है, 8 है, ठीक है, Q1 अपॉन Q2। Q2 जो है वो -4 होगा। -4 क्यों होगा, क्योंकि जो Q2 है वो एक नेगेटिव चार्ज है, माइनस चार्ज है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर आके टर्मिनेट हुआ है, ठीक है। तो Q1 अपॉन Q2 का जो वैल्यू आएगा, रेशियो आएगा, कितना आएगा, दैट इज -2। आपका आंसर बिल्कुल सही है, -2, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। एक मे बी IIT का क्वेश्चन था, है ना, मेंस का क्वेश्चन था शायद। देखिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है देखते हैं। चलिए, इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं, तो अगला देखते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 5, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर subjective but density of density of field lines are objective। ये फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते ये आप इंग्लिश ग्रामर कैसे पढ़ाने लगे सर, यहाँ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। देखिए सब्जेक्टिव मतलब जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता हो, यहाँ पर सब्जेक्टिव बोल रहे हैं किसको, विच डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। एंड ऑब्जेक्टिव मतलब विच इज सेम फॉर एवरी पर्सन, जो सारे लोगों के लिए सेम हो, कांस्टेंट हो, है ना, चेंज नहीं किया जा सकता, तो उसको ऑब्जेक्टिव कहेंगे। जैसे आपके पास इस तरह से एक प्लस क्यू दिया हुआ है ना, 2 बंदा है, क्या है, 2 बंदर है, मान लेते हैं बंदर ए है और दूसरा बंदर है बी। बंदर ए जो था बड़ा लेजी बंदर था, क्या किया कि सर हमसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनेगा, हम क्या करते हैं 4 ही बनाते हैं। जो बी था वो एक्टिव था आप लोगों की तरह, वो क्या किया, सर हमको जितना बोलिएगा उतना हम बना देंगे, 8 चाहिए, 16 चाहिए, 32 चाहिए, 64 चाहिए, क्या चाहिए आपको, हमको चाहिए दुनिया। दुनिया नहीं मिलेगा रे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेगा। तो इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर कितना है, 8 हो गया। अब कह रहा है कि सब्जेक्टिव हो सकता है, मतलब ये बाई चॉइस हो सकता है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट डेंसिटी आर ऑब्जेक्टिव। बट डेंसिटी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। बंदर ये बोला कि हम 4 लाइन बनाएंगे, बंदर बी बोला कि हम 8 लाइन बनाएंगे, बनाओ जितना मन उतना, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, वो तो सेम ही होगा ना। जैसे अगर हम इस पॉइंट पर बात करें, यहाँ पर
ये तो मैग्नीट्यूड सेम ही हो रहा है कि नहीं, दो लाइंस के बीच में, चाहे इसके बीच में बात करें इसके बीच में, और यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड सब सेम ही हो रहा है। तो इसी के बारे में बोला कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम हो रहा है, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड सेम हो रहा है, लेकिन पर्सन टू पर्सन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो चेंज हो रहा है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है, बट ये जो डेंसिटी है वो तो, जो डेंसिटी है वो मैग्नीट्यूड को डिसाइड करता है कि नहीं। तो यहाँ पर डेंसिटी हाई है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड यहाँ पर ज्यादा है, तो मैग्नीट्यूड तो सबसे नहीं है, भले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बढ़ा दो घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। ये बातें समझ में आई। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं। भाई जी यहाँ बोला द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट उसका जो डेंसिटी है वो क्या होगा, हर एक के लिए सेम ही होगा। चलिए पॉइंट नंबर 6 ओके, प्रॉपर्टीज नंबर 6। प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिकल। किसके अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेज, द लाइन ज्वाइनिंग two charges. Electric field lines are symmetrical about the line joining two charges. जो भी लाइन टू चार्जेस को ज्वाइन कर रहा है उस लाइन के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। कैसे समझे, चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। कैसे समझे, एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। क्या कहता है, आपके पास ऐसा एक प्लस Q1 चार्ज दिया हुआ है, दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है माइनस Q1 चार्ज, सॉरी मान लेते हैं प्लस Q2 चार्ज, जो भी है, ये Q1 है और Q2 है, इस तरह से मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस तरह से लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेज, यहाँ पर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहाँ से निकला, यहाँ पर आके ओरिजिनेट कर गया, है ना, यहाँ से उठा यहाँ पर आके गिर गया, ऐसे, ठीक है। अब इसमें अगर पूछे कि Q1 अपॉन Q2 का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, या फिर नहीं Q1 अपॉन Q2 का रेशियो बताइए। इसमें अगर क्वेश्चन पूछे कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड वाइज A B C D, कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, कौन सा ऑप्शन सही होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, ठीक है, ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q1, magnitude of Q1 is equal to magnitude of Q2, none। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, सिमेट्रिकल है। किसका सिमेट्रिकल, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेज, दो चार्जेज के बीच का जो लाइन है उस लाइन के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिमेट्रिकल है। हाँ ये सिमेट्रिकल है, इसको कैसे समझे, चलिए दो चार्जेज है Q1 है Q2 है, अब देख के पता चला बिहेवियर, ये प्लस होगा या माइनस होगा, तो क्या होगा, सिमेट्रिकल अबाउट, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब ऐसा कुछ सिमेट्रिकल लाइंस होगा इस तरह से, है ना, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल मतलब ऐसा ऊपर वैसा नीचे, मस्त पत्ता बन गया ना। अब देखिए यहाँ पर कुछ एंगल हो गया, मान लेते इसको अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा, क्या मानेंगे, बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, गामा गया होगा कहीं पर मामा के पास, ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया। अब यहाँ से दिख रहा है कि जो अल्फा है वो कहाँ से है, ग्रेटर देन बीटा से, कहाँ से नहीं है, कितना है, ग्रेटर देन बीटा है, तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा, मान लेते हैं कि प्लस Q है ये, ठीक है, जो Q है Q1 है प्लस Q है, इस तरह से। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का जो वैल्यू है वो बीटा से बड़ा है, मान लेते हैं कि ये हो गया इस तरह से, इसके पास चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और यहाँ पर जो वैल्यू है अल्फा है, यहाँ पर अल्फा मान लेते हैं कितना, 90 डिग्री मान लेते हैं, टोटल 360 होगा ना वाला पूरा, अगर सर्किल के चारों तरफ 360 हो गया 360 डिग्री, तो इसको मान लेते हैं अल्फा बराबर
90 डिग्री मान लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन को समझने के लिए मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, बीटा यहाँ पर दिया हुआ है माइनस Q2, क्योंकि वहां पर आकर टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए उसको मान लेते हैं माइनस Q2। ओके, अब यहाँ पर जो बीटा है वो छोटा एंगल है, अल्फा से छोटा एंगल है ना, दिख रहा है, छोटा एंगल है कंपैरेटिवली, तो क्या मान लेते हैं इसको, इस तरह से मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। ये मान लिए, ये माने। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो एंगल है, इसको मान लेते हैं कुछ बीटा। अब देख के पता चल रहा है जो बीटा है समथिंग लेस होगा अल्फा से, कितना होगा देखिए, हाफ हो जाएगा, मतलब 90/2 हो जाएगा, करीब 45 डिग्री। तो अगर एंगल कम होगा, आप खुद सोच के देखिए कि अगर एंगल कम होगा तो वहां पर ऑब्वियस ही बात है कि ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ रख सकते हैं, लगा सकते हैं ना। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर इसको ऐसे समझिए, जैसे देखिए ये चार्ज के चारों तरफ का सरफेस है, ये चार्ज है, मतलब मान लेते हैं बीच में एक चार्ज होगा, अब इसके चारों तरफ सरफेस है। अगर हम इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कम कर देते हैं, एक यहाँ पर कर दें, एक यहाँ पर कर दें, एक यहाँ पर कर दें और एक यहाँ पर कर दें, ठीक है। अभी 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हुआ है, इधर से 4 ही हुआ है, ठीक है। और वैसे अगर बढ़ा दे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर बढ़ा दे, यहाँ पर बढ़ा दे, अगर हर जगह बढ़ा दे, तो अब देखिए अब इसके बीच का आ रहा है, फिर इसके बीच का आ रहा है, देख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ रहा, इसका मतलब दोनों के बीच में जो यहाँ पर चार्जेज होगा क्या, उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा। वही चीज पूछ रहा है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ रहा है, यहाँ पर भी बढ़ गया, यहाँ पर ज्यादा हो गया, काउंटिंग वाइज नंबर यहाँ पर बढ़ेगा। अगर ये बढ़ रहा है तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा चार्जेस का वो भी बढ़ जाएगा। हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो Q2 का मैग्नीट्यूड होगा दैट इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q1। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये था प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टी 7, द डेंसिटी किसका डेंसिटी, द डेंसिटी इस दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का डेंसिटी है, या बीच को कह सकते हैं रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स, ये क्या बताता है, द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड लाइंस। मतलब चलिए, मतलब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, इसका मतलब क्या है। एक एनसीईआरटी का प्यारा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आपके पास इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको बढ़िया से सुंदर से बनाते हैं, ऐसा है, ऐसा है, और जो भी है ऐसा है। चलिए जी, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। आपको बताना है कि पॉइंट ए यहाँ पर ए है, पॉइंट बी है, और यहाँ पर पॉइंट सी है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। अब ए बी सी में अगर हम ए और सी को देखें तो ए और सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, इंटेंसिटी सेम होगा, है कि नहीं। जो इसका मैग्नीट्यूड होगा ए पर और बी सी पर वो तो सेम ही होगा, बट ए और बी को देखिए, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ऐसा, इस तरह से डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, प्लॉट करते हैं, ऐसा कुछ डायरेक्शन है, इधर से इधर की तरफ, यहाँ से ओरिजिनेट किया, इधर जाके टर्मिनेट हो रहा है, तो मतलब इधर कहीं पर एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, इसी के चलते यहाँ से ये भाग रहा है उधर, उधर की तरफ दौड़ रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए आप कि जो लाइंस है वो क्या है, क्लोजर है, एक दूसरा के निकट, यहाँ पर भी क्लोजर, बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसा है, एक दूसरा से दूर है। यहाँ देख रहे हैं दूर है बी पॉइंट पर,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन एट पॉइंट सी, है कि नहीं है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर है, एक दूसरा के निकट में, यहाँ पर भी क्या है, दूसरा के निकट में, इसीलिए यहाँ पर और यहाँ पर मोर और लेस बराबर होगा, बट यहाँ पर दूर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8। चलिए इसको बताते हैं, प्रॉपर्टी 8 देखिए, इस छोटा सा प्रॉपर्टी है। जो अगला प्रॉपर्टी है वो कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 8, कि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो सारे सरफेस या चार्ज के सरफेस का परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्जेस, टू द सरफेस ऑफ चार्जेस। हमेशा क्या होता है, सरफेस ऑफ चार्जेस का परपेंडिकुलर होता है। चलिए बहुत बढ़िया, प्रॉपर्टी नंबर 1। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास एक चार्ज दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, अब इस तरह से चार्ज का सरफेस है ना। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, सब ओरिजिनेट इस तरह से ओरिजिनेट करेगा आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिख रहा, ये चार्ज का सरफेस है, क्या है, चार्ज का ये सरफेस है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसका परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, सब कितना है 90 डिग्री पर, सब सरफेस पर लोकेटेड है। कहीं पर भी इसका सरफेस नहीं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सरफेस है, इस तरह से सरफेस ले रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। किसी भी जगह पर सरफेस लीजिएगा हमेशा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्जेस, ये हमेशा सरफेस ऑफ चार्जेस का परपेंडिकुलर होता है, उसका 90 डिग्री होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस तरह से अगर सरफेस, कोई भी चार्जेस सरफेस अपने चारों तरफ बनाता है तो उस सरफेस का हमेशा परपेंडिकुलरली वो क्या करता है, ओरिजिनेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, चलिए देखिए प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 9, ओके, द टेंजेंट drawn at any point in electric field lines gives, in any electric field lines gives direction of that field lines। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करते हैं, द टेंजेंट ड्रा एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ दैट फील्ड लाइन। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, अब इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रा करते हैं, जैसे मान लेते ए है, बी है, सी है, डी है, किसी भी पॉइंट पर, तो ये जो डायरेक्शन बताएगा वो किसका डायरेक्शन बताएगा, ये फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताएगा। जैसे यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करते हैं इस तरह से इधर की तरफ, यहाँ पर ड्रा करेंगे इधर की तरफ, यहाँ ड्रा करेंगे ऐसा कुछ इधर की तरफ, यहाँ पर ड्रा करेंगे कुछ इधर की तरफ। तो ये जहां भी टेंजेंट ड्रा करें, ए बी सी डी, तो ये जो डायरेक्शन बताएगा किसका बताएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताएगा। मान लो ये वाला ई है, ये वाला ई बी है, ई सी है एंड ई डी है। तो द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स अ डायरेक्शन ऑफ दैट फील्ड लाइंस। अगर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उस फील्ड लाइंस का या उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि यहाँ पर अगर इस तरह से हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं तो इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। हाँ, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 9 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 10 देखिए क्या है, प्रॉपर्टीज नंबर 10 लिखिए इसको और समझते हैं क्या है।
कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरा को इंटरसेक्ट कभी नहीं कर सकता है। देखिए टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर intersect never intersects each other कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरा को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा कुछ है, दूसरा कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, इसका इस तरह से जा रहा था और ये इधर की तरफ जा रहा था। हमको जाना है पंजाब, हम पहुंच गए कहाँ? दिल्ली। देखिए दोनों इंटरसेक्ट किया, कहाँ पर किया? मान लेते हैं इस पॉइंट पी पर दोनों इंटरसेक्ट किया, पी पॉइंट। हाँ जी बढ़िया। अब इस डायरेक्शन में इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं 1 है और ये वाला है 2। अब देखिए 1 का डायरेक्शन इधर है और 2 का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा कुछ ऐसा होगा, इस तरह से होगा। अब 2 पर करेंगे तो टेंजेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, इस तरह से होगा। तो देखिए एक का डायरेक्शन इधर हो रहा, 2 का डायरेक्शन इस तरह हो रहा, तो कभी भी एक पॉइंट पर अलग अलग टेंजेंट का डायरेक्शन संभव नहीं है। किसी भी एक पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वहां पर अलग अलग डायरेक्शन प्लॉट करना संभव नहीं है। किसी भी एक पॉइंट पर जब भी होगा तो टेंजेंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में लोकेट हो। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन लोकेट कर रहा है, जो कि संभव नहीं है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या होगा, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरा को कट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज एट सेम पॉइंट मतलब यहाँ पर पॉइंट P ले लेते हैं, सेम पॉइंट टू tangents with different directions because at same point P two tangents with different directions never possible। एक ही पॉइंट पर अलग अलग टेंजेंट का डायरेक्शन संभव नहीं है। किसी भी हम लोग दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करा सकते हैं। अब नहीं कराएगा तो मान लीजिए वैसा कुछ सिचुएशन आ गया तो फिर क्या करेंगे? आप तो कह रहे हैं सर कि नहीं करेगा इंटरसेक्ट, चलिए आपका बात मान लेते हैं, लेकिन मान लीजिए कि वैसा कुछ सीन आ जाए, है ना, दो चार्ज है, एक दूसरे को निकट मिला, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा, जो भी निकल रहा है ना, अगर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है कहीं ना कहीं तो जाके कोलाइड करेगा, मिलेगा। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? अगला पॉइंट देखिए, वहां पर समझ में आएगा क्या करना है। पॉइंट नंबर 11 देखिए, वहां से पता चल जाएगा कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इफ दे आर ट्राइंग टू इंटरसेक्ट तो व्हाट वी विल ट्राई टू डू। अगर वो इंटरसेक्ट करने का कोशिश करेगा तो हम क्या करेंगे? हम क्या कोशिश करेंगे? हम मार के भगाएंगे उसको, वही नहीं करेगा। तुम उधर भागो। जैसे मान लीजिए एक गली में दो गुंडा है, अब दोनों का पावर बराबर है, एक मारा दूसरा का खोपड़ी फोड़ा, दूसरा मारा पहला का खोपड़ी फोड़ा। अब ऐसा तो चलेगा तो पूरा दोनों मर जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा कि देखो भाई एक समझौता करते हैं। क्या समझौता करते हैं? तुम इतना का बाहर उधर राज करो, इसके बाहर अंदर हम राज करते हैं। यही संभावना है, वही संभावना यहाँ पर भी है। प्रॉपर्टी नंबर 11 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 11 का कहता है जी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है प्लस, जैसे मान लेते हैं दोनों बदमाश है, छठा हुआ गुंडा, ठीक है। अब दोनों क्या है, ये हो गए सेंटर टू सेंटर लाइन जॉइनिंग टू चार्जेज। चलिए ये सही है,
ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक। अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से निकलेंगे उसको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। चलो भाई साहब तुम मस्त रहो, बिंदास रहो, हाँ, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम आए तुम गए। दिक्कत किसको होगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेगा, जैसे यहाँ से निकला, अब कहीं ना कहीं तो इस तरह से निकलेगा, जैसे मान लीजिए ऐसा आया, फिर इधर से आ गया, ये कट रहा ना यहाँ पर वैसे आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, कहीं यहाँ पर आएगा, फिर कट रहा। तो देख रहे यहाँ पर ही कट रहा है, यहाँ पर ही कट रहा है, जो कि संभव नहीं है। फिर क्या करोगे? क्या करना पड़ेगा? देखिए ध्यान से देखिए, सब समझ में आएगा। ऐसा कुछ दिया हुआ है आपके पास, अब क्या करेगा? आना तो इसको चाहिए था ऐसा कुछ, ये आना चाहिए था ऐसा ऐसा ऐसा, और इसको आना चाहिए था कुछ ऐसा 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 ऐसा। बट ये क्या करेगा भाई साहब? यहाँ तक आते हैं, रिपल्सन और भाव रहे, यहाँ से आया, यहाँ से रिपल्सन और भाव रहे, ये भाग गया इधर, ये भाग गया इधर, यहाँ पर वैसे आ रहा, जैसे आना चाहिए था इधर से, इसको आना चाहिए था कुछ इधर से। अब देखो यहाँ तक आ गया, रिपल्सन और भाव इधर, यहाँ से रिपल्सन और भाव इधर, ये ऊपर भागा, ये ऊपर भागा, दिख रहा? तो मतलब इसको आना चाहिए था ऐसा कुछ, और इसको आना चाहिए था कुछ ऐसा, और इसको आना चाहिए था कुछ ऐसा, इसको आना चाहिए था कुछ ऐसा। बट क्या हो रहा है? ये अपने पाथ से डेविएट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये अपने पाथ से ये डेविएट हो रहा है। डेविएट होने का कारण क्या है कि जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे इसके रेंज में आया, अब इसका प्रभाव इसके फील्ड लाइंस पर पड़ा, तो क्या हो गया? इसमें रिपल्सन आ गया। दोबारा सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से आ रहा था इसका, अब इसके रेंज में जैसे ही आया, जैसे इसके रेंज में आया, इस लाइन के ऊपर रिपल्सन हुआ, ये क्या हुआ? डेविएट हो गया। यहाँ पर भी सिचुएशन वही है, इसका जैसी लाइन इस इधर आने का सोच रहा था, इधर आने का सोच रहा था, अब जैसे इसके रेंज में आया, ये डेविएट होना शुरू हो गया नीचे। यहाँ पर वही सिचुएशन बन रहा है। तो अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से दिखे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, दोनों का चार्ज सेम है, अब चार्ज सेम होगा तभी इस तरह से सिनेरियो देखने के लिए मिलेगा। चार्ज सेम है, अब यहाँ से ओरिजिनेट किया, दोनों ओरिजिनेट करने वाला है, ठीक है, अब ओरिजिनेट किया, जाना चाहिए था इधर से, निकल गया इस तरह से, दोनों में कोई दिक्कत नहीं हुआ, दोनों में समझौता हो गया। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ तक बातें कैसी लग रही है आपको? बातें समझ में आ रही है? मजा आ रहा है कि नहीं? चलिए अगला देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर repelled by positive charge, repelled by positive charge and attracted by negative charge। ये क्या कहानी है सर? जरा समझाइए इसको। जैसे आपके पास एक चार्ज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? चार्ज, पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा, मस्त आ रहा है इधर से, अरे छोड़ो इसको, भागो यार, छोड़ो, भागो इसको, छोड़ो, चलो निकाल गया इधर से आके, रिपेल हो गया है कि नहीं? जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई लड़का है, क्या हुआ उसको, मान लो कि कहीं पर उसको मदद का जरूरत पड़ रहा है, रोड किनारे कहीं पर लेटा है, गिरा, एक्सीडेंट हो गया। अब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं। वही स्थिति अगर मान लो कि यहाँ पर एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया, निगेटिव चार्ज, ठीक है, वहाँ पर एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया, गिरी हुई है, मदद के लिए मांग रही है, बुला रही है, भैया हेल्प कर दो। यहाँ पर क्या हुआ? अरे 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 लड़की, चलो हेल्प करते हैं, अरे लड़की, चलो हेल्प करते हैं, ये हेल्प हो गया, ये हेल्प हो गया। अब दूर से क्या आएगा? अरे हाँ चलो लड़की, चलो ठीक है यार, हेल्प कर ही ना, चलो देखो, अरे ठीक है यार, चलो हेल्प कर ही ना, चलो देखो। ऐसा नहीं आएगा, मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा। तो ये स्थिति बनेगा जब निगेटिव चार्ज होगा। बात समझ में आ रहा है? ये स्थिति बनेगा जब कोई निगेटिव चार्ज होगा, तो निगेटिव चार्ज की तरफ क्या होगा? ये अट्रैक्ट होगा, और पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा? ये रिपेल्ड होगा। कहानी समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है? वो लड़की है, हेल्प के लिए मांग रही है, भैया हेल्प कर दो, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उसको हेल्प कर रहे हैं,
अरे अरे बेचारी मुसीबत में, चलो और लोगों से इसको हेल्प करवाते हैं, जाओ बहुत तुम भी हेल्प करो उसको, ये हेल्प कर दो, तुम भी हेल्प कर दो, तुम भी हेल्प कर दो, चलो जितना मन उतना जाके हेल्प कर दो, है कि नहीं। कुछ लोग यहाँ पर से गया अरे हेल्प कर रहे चलो यार ठीक है चलो, लेकिन यहाँ पर क्या है, बेचारा लड़का पड़ा हुआ है, खोपड़ी फूटा है, सर खून बह रहा, अरे लड़का यार छोड़ो यार छोड़ो यार, तो इस तरह से भागा उधर मारो उधर मारो, लड़का टे 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 कर रहा है रोड के किनारे बैठ के। ये बातें समझ में आई आपको। प्रॉपर्टी नंबर 13 जरा देखो, धेरा धेरा पैरेलल straight and equispaced field lines are, ये field lines are मतलब have uniform electric field, ये lines या इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ओके। पैरेलल स्ट्रेट एंड इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइंस हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ओके। इसका मतलब क्या है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, इफ some electric field lines are given in such a way that field lines are parallel to each other, they are straight and they must be equispaced, so their electric field must be uniform. What does it mean? It means that if we compare at A, B and at point C, A, B and at point C, they must be uniform. EA is equal to EB is equal to EC. Understand? If we compare the electric field at different point, at different location in the case of parallel straight and equispaced field lines, their magnitude must be uniform throughout. Do you get it? But in the case of divergent or terminating field lines, see what I am trying to say. Field lines are like something this. Field lines are something like this, right? Do you think here the electric field will be uniform? No, no, my dear. If we compare at point A, point B, and point C, if we compare at different point like at point A, point B, and at point C, their field should be non-uniform. Non-uniform electric field, right? So only in the case when they were equispaced, straight and parallel, their electric field will be same, uniform throughout. But here the case will be something like this. At point A, electric field must be greater than at point B, than at point C. The reason you know very well, due to density of electric field lines. Do you understand? Okay. Let's see the another property. Property number 14. चलिए प्रॉपर्टी नंबर 14 देखते हैं, कहाँ है भैया? हाँ प्रॉपर्टी 14 का है ये, इतना मुश्किल है का? चलो जरा बिठाते हैं। चलिए इसको बिठाते हैं, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 14 क्या है? अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के केस में जहां पर चार्ज का है, आराम से खराटा मारा, नींद मारा, चार्ज खटिया बिछाया, कंबल ओढ़ के सो गया। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड is absent
इन केस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अब्सेंट होगा। मतलब अगर वहां पर चार्ज रेस्ट पर है, जीरो पर है, चार्ज क्या है, रेस्ट पर, मतलब चार्ज रुका हुआ है, चार्ज एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट पर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। बट अगर चार्ज को उछला दे, जाओ तुम खेल के आओ, तो चार्ज अगर खेलने चला जाएगा तो क्या होगा, वहां पर एक करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, जो कि हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, चार्जिंग मोशन के बारे में। यहाँ पर चार्ज क्या है, रेस्ट में है, इसलिए अगर कंडक्टर के अंदर भी चार्ज है ना, तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो ही होगा। समझ में आया? लेकिन वही चार्ज को अगर मोशन में कर देंगे, चार्जिंग मोशन कर देंगे, तो जो कि एक इलेक्ट्रोडायनेमिक का केस बन जाएगा, और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा उस चार्ज, मूविंग चार्ज की वजह से। ठीक है, तो वहां पर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? एक और आखिरी प्रॉपर्टी है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। कितना सारा प्रॉपर्टी है सर, कोई बात नहीं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 15 क्या है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 15, बस 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 आखिरी प्रॉपर्टी नंबर 15 देखिए क्या है। जैसा कि आपको बताते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, किसी भी चार्ज, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ चार्ज है, तो किसी भी चार्ज के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इस तरह से परपेंडिकुलर 90 डिग्री 90 डिग्री। समझ में आया? तो इसी तरीका से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, लाइंस आर ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, इस तरह से बनता है किसी भी कंडक्टर के ऊपर, अरे वो कंडक्टर नहीं है, बस वाला कंडक्टर नहीं है, ये कंडक्टर इंसुलेटर सेमी कंडक्टर वाले कंडक्टर है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है वो कंडक्टर है। चलिए देखिए, ये प्रॉपर्टी नंबर 15 था। एक बस एक लास्ट प्रॉपर्टी, एक लास्ट नियर एंड फार, लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 16। लास्ट बोल बोल के सर हमको परेशान करते हैं, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप कभी लास्ट कभी फर्स्ट, कभी लास्ट कभी फर्स्ट बोलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 16 कहाँ है, देखिए, नियर एंड फार फील्ड्स। नियर एंड फार फील्ड्स क्या है? जैसे आपके पास दो चार्ज दिया हुआ है, एक मान लेते हैं प्लस क्यू है और दूसरा मान लेते हैं माइनस क्यू है। चलिए बढ़िया है, प्लस क्यू है और ये हो गया माइनस क्यू। चलिए ठीक है। अब यह क्या है, ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू सेंटर ऑफ टू चार्जेस। ये वो लाइन है जो सेंटर टू सेंटर लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस है। इस तरह से कुछ सीन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, सीन दिख रहा है। चलिए दिख रहा है, सही है। देखिए यहाँ पर इस तरह से कुछ फील्ड लाइंस है, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, ये है, ये है, ये है, ये है, ये ठीक है, ऐसा कुछ फील्ड लाइंस है। 7 8 ठीक है। यहाँ पर भी कुछ फील्ड लाइंस है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मेरे साथ 4 फील्ड लाइंस, इसके साथ 8 फील्ड लाइंस। ऐसे कैसे नाइंसाफी करें सर? हम माइनस चार्ज, इसका मतलब क्या, मेरा अधिकार नहीं है? मेरा भी अधिकार है। हम जाएंगे कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह जाएंगे सर, आपके ऊपर केस करेंगे। क्या केस करोगे भाई? मेरे ऊपर 4 ही फील्ड लाइंस है, उसके ऊपर 8 फील्ड लाइंस दे दिया। रोको जरा, सबर करो। देखिए नियर एंड फार फील्ड्स, ठीक है। अब चूंकि इसके पास अगर फील्ड लाइंस क्या है, रेडियली आउटवर्ड है, इसके पास रेडियली आउटवर्ड कर देंगे, इनवर्ट करना पड़ेगा।
ये इनवर्ड है, ठीक है, ये रेडियली आउटवर्ड है और ये पास रेडियली इनवर्ड है। चलिए, इसीलिए कहें कि गुस्सा का है भाई साहब, ठीक है। इसका तो हम जेंडर बता दिए थे, ऐसे कैसे जेंडर बदल देंगे। देखिए ये क्या करेगा, यहाँ से ओरिजिनेट करेगा और क्या करेगा, ये यहाँ पर आके टर्मिनेट करेगा। टर्मिनेट किया, यहाँ से आया यहाँ पर टर्मिनेट किया, टर्मिनेट टर्मिनेट, फिर ये क्या करेगा, अब दो भी फील्ड लाइंस बच रहा है तो इसके साथ ही जाके हुक्का का हुक्का करेगा, इसके साथ जाके हुक्का हुक्का करेगा, ठीक है। ऐसा बनेगा हुक्का, ऐसा बनेगा हुक्का। अब ये हो गया नियर व्यू बनेगा, मतलब अगर हम निकट से देखते हैं इस तरह के चार्ज को तो हमको कुछ ऐसा नजर आएगा, लेकिन अगर जो दूर इंसान बैठा हुआ है, जो मान लीजिए कि कहीं दूर बैठा हुआ है, कि सांभा से पूछ रहे, ओ सांभा बताओ कितने आदमी थे, वो तो बोलेगा साहब यहाँ तो 2 ही आदमी नजर आ रहा है, ओ ये 2 था, यहाँ तो हमको 4 तक नजर आ रहा है, ठीक है। वही सांभा हमको यहाँ पर बैठाना है, यहाँ पर बैठाना है सांभा को। सांभा देखेगा कि कैसा नजारा है, वो सांभा बताओ कितने आदमी थे, हो गया फार, ठीक है। फार व्यू यहाँ पर हो गया नियर व्यू, नियर व्यू। अब सांभा क्या बोलेगा, सांभा तो नहीं दिखेगा पूरा, सांभा को क्या दिखेगा, सांभा को दिखेगा एक सिस्टम ऑफ चार्ज, क्या दिखेगा जी, इसको एक सिस्टम ऑफ चार्ज दिखेगा, है ना। क्योंकि सांभा देख रहा है दूर से तो उसको ही दिखेगा एक सिस्टम ऑफ चार्ज, इस तरह से दिख रहा है, कुछ ऐसा है ना। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिखेगा, उसको कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसा उसको लगेगा कि अच्छा 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 ये कुछ ऐसा सिस्टम ऑफ चार्ज दिख रहा है, ये कुछ सिस्टम ऑफ चार्ज दिख रहा है सांभा को। भाई साहब सांभा फिजिक्स पढ़ के बैठा था, इसलिए उसको ऑप्टिक्स का पूरा ज्ञान था, दूर से देख के पता लगा ले क्या 2 आदमी आ रहा भाई। देखो यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है। फार व्यू अगर देखेगा तो फार व्यू इस तरह से दिखेगा, इसको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा क्या, सिस्टम ऑफ चार्ज दिखेगा, ये पूरा ऐसा नहीं दिखेगा, ये दिखेगा सिस्टम के रूप में दिखेगा, सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या दिखेगा कि यहाँ पर तो दिख रहा है प्लस क्यू, यहाँ पर दिख रहा है माइनस क्यू, ओके ओके। ये हम गड़बड़ कर दिए, यहाँ पर चूंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है ना, तो यहाँ पर ले लेना चाहिए था +2 की, यहाँ पर +2 ले लीजिएगा, +2 लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फील्ड लाइंस ज्यादा लिए हैं और यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है वो कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा -q होगा, इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। यहाँ पर +2 क्यों, यहाँ पर -q, ओके, बाकी सब सेम है। अब देखिए जो सांभा है, जो फार व्यू से देख रहा है, दूर से देख रहा है, उसको दिख रहा है एक सिस्टम ऑफ चार्ज, और इस सिस्टम ऑफ चार्ज में क्या दिखेगा, एक +2q एक -q, मतलब उसको अल्टीमेटली एक +q चार्ज दिखेगा, इस सांभा को +q दिखेगा, है ना। ये जो सांभा दूर बैठा हुआ है उसको दूर से क्या नजर आएगा, अगर दूर से यहाँ पर से देखेगा तो उसको एक +q चार्ज नजर आएगा। अब जो +2 में फील्ड लाइंस है, इसको ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा दिखेगा, और यहाँ से ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है, ऐसा ऐसा, यहाँ से ऐसा और ऐसा, बात समझ में आया, ऐसा कुछ दिखेगा। तो सांभा कहेगा भाई साहब ये तो देखने में सही नहीं लग रहा, हमको तो कुछ और तरीका से चाहिए देखने के लिए। तो क्या करेगा कि जो 2 फील्ड लाइंस इस तरह से एक ही डायरेक्शन में सब ओरिजिनेट कर रहा ना, उसको इधर की तरफ लेके चल जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ सिस्टम ऑफ चार्ज एक्चुअली होता नहीं है ना, उसको सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, एक सिमेट्रिसिटी देते हैं यहाँ पर। तो सिमेट्रिसिटी के लिए हम क्या करते हैं कि जो फील्ड लाइंस है इसको इधर ना देके, इधर ना प्लॉट करके, हम इसको लेके चल जाते हैं इस तरह से, इस तरह से चल जाते हैं, फिर ये डिविएट करता है इधर, और इसको फील्ड लाइंस को लेके चल जाते हैं इधर, और ये डिविएट करता है इधर, इस तरह से, इसको ऐसा प्लॉट करते हैं, इसको ऐसा प्लॉट करते हैं, और ये सब सिस्टम के अंदर है। इसको सिस्टम बनाते हैं, पूरा तुम्हारा सिस्टम बना लेते हैं, इसको सब सिस्टम के अंदर दिख रहा है, ठीक है। इसको भी सिस्टम के अंदर डाल देते हैं ताकि सब सिस्टम से बाहर नहीं जाए। इसको बना लेते हैं ऐसा कुछ,
ऐसा कुछ है, यहाँ पर इस तरह से दिखेगा, यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ से उस तरह से बाहर निकलते हुए दिखेगा। अगर नियर व्यू ऐसा है, फार व्यू कैसा दिख रहा है? अब ये वैसा नहीं दिखेगा फार व्यू जैसा सांबा पर चोरी दिख रहा, अब उसको वैसा दिखेगा जैसा हम दिखाना चाह रहे हैं। प्लस क्यू है, ये दिखेगा, और यहाँ पर इस तरह से फील्ड लाइंस उसको नजर आएंगे। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर है, यहाँ पर। ये बातें समझ में आई आपको? नियर व्यू तो ऐसा दिख रहा है, बट फार व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। ये पूरा उसको एक सिस्टम नजर आएगा, उसको अलग अलग आइसोलेटेड चार्ज नजर नहीं आएंगे कि यहाँ पर प्लस टू क्यू है, माइनस क्यू है। इसको ऐसा कुछ अलग अलग नहीं दिखेगा। इसको दिखेगा क्या कि एक प्लस क्यू है, और वहां से चार्ज जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो चार्ज इस तरह से ओरिजिनेट हो रहा है, बाहर की तरफ बाहर की तरफ निकल रहा है। बातें समझ में आई आपको? कोई दिक्कत, कोई डाउट तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग लेक्चर अगर रेगुलरली देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा फायदा होगा यहाँ से आपको, चाहे वो आप आईआईटी का तैयारी कर रहे हो, नीट का, या फिर किसी बोर्ड का एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो, है कि नहीं? तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, कीप स्टडी। थैंक यू।